हेलो एवरीवन। आज का हमारा ये जो सेशन होने वाला है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए टारगेट कर रखे हैं। तो आज की वीडियो में हम फुल स्ट्रेटजी देखेंगे कि हाउ टू क्रैक एलएलएम 2025। एक वीडियो में वन शॉर्ट वीडियो में सारा डिटेल आज हम देखेंगे। इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एग्जामिनेशन अपडेट है, कब फॉर्म फिल स्टार्ट हुआ और कब तक लास्ट डेट है, किन पोर्टल से, किन वेबसाइट से फॉर्म फिल हो रहा है, एंड देन एग्जाम पैटर्न, क्या क्या फीस है, एप्लीकेशन फॉर्म की क्या फीस है, कोर्सेज की क्या फीस है, टोटल सीट कितनी है, सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, कितने मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट क्वेश्चन के लिए या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पिछले ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, PYQs वगैरह के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सारा ही चीज़ हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। वन शॉर्ट में पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू क्रैक LULLM इंट्रेंस 2025। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नोटिस है जिसमें दे रखा है कि कब से एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है एंड देन लास्ट डेट क्या है उसकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 और 25 से स्टार्ट है, 25-26 की सेशन जो जिसका लास्ट डेट है 15/6/25। तो आप 15/6/25 से पहले जरूर फॉर्म फिल कर लेना। हो सकता है आपका डेट बढ़े, अक्सर डेट बढ़ती है, पिछले ईयर भी बढ़ी थी। डेट बढ़ने की वजह से होता क्या है ना कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बहुत कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो बच्चे AU LLM के लिए फॉर्म फिल करे रहते हैं वो सारे बच्चे भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म फिल कर देते हैं। जैसे कि पिछले बार हुआ था कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो जिस रीजन से बहुत काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम खराब चला गया था, तो वो सारे बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाल दिए थे, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में LLM के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी बहुत अच्छे से करो। कंपटीशन टफ हो सकती है आपकी, क्योंकि सीट कम है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, कट ऑफ हाई चली जाती। तो अब समय बहुत कम है, आपका 15 जून तक लास्ट डेट है। हो सकता है डेट ना बढ़े तो एक सप्ते के अंदर आपका सारा प्रोसेस क्लियर हो जाता है, देन एडमिट कार्ड और फिर एग्जाम। तो आपका 20 के बाद 25 के अप्रॉक्स एग्जाम भी हो सकता है लास्ट जून तक। तो इसलिए आप एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। अब आपके पास बहुत कम समय है, अप्रॉक्स 20 से 25 दिन का टाइम है। तो बहुत लेंदी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, मेन मेन टॉपिक्स कवर करने हैं सारे सब्जेक्ट के थोड़ा, साथ ही MCQs लगाने हैं, सेक्शन आर्टिकल वगैरह बहुत अच्छे से याद रखने हैं जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और दृष्टांत वगैरह को आप अच्छे से देखना। तो चलिए हम उन सब के बारे में भी आगे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कैसे पढ़ना है हमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, उसमें फीस कितनी है LLM के लिए हमारा। तो जो जनरल OBC AWS कैटेगरी के हैं उनके लिए 1000 रुपये है, और जो SC ST PWD कैटेगरी के हैं उनके लिए 500 रुपये है। और नीचे आपका प्रोसेस दे रखा है कि कैसे किस वेबसाइट से आपका फॉर्म फिल होगा। तो आपको सबसे पहले जाना है लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाना है, देन आपको समर्थ पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अब सारे ही यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म समर्थ पोर्टल से फिल होने लगे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से फॉर्म फिल करना। जब आपका समर्थ पोर्टल से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर से आप वापस से लखनऊ विश्वविद्यालय के जो भी PG कोर्स में जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, हमें LLM में एडमिशन लेना है तो हम LLM प्रोग्राम्स के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो भी ब्रोचर दिया गया है उसमें क्या सब दे रखा है। तो इसमें हमारा सिलेबस होगा, कैसे एग्जाम पैटर्न है, क्या है नहीं, सारा चीज़ इसी में दे रखा है। तो आज हम उसके बारे में आगे देखते हैं कहाँ पे दे रखा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी रिजर्वेशन पॉलिसी है, यहाँ पे वेटेज मिलते हैं, किन बच्चों को वेटेज मिलता है उसका यहाँ पे पूरा लिस्ट दे रखा है, आप अच्छे से इसको पढ़ो। कास्ट वाइज आपको आरक्षण दे रखे हैं, SC ST OBC में नॉन क्रीमी लेयर वगैरह जो है, EWS वगैरह को कितने आरक्षण दे रखे हैं वो दिया गया है। फिर जो स्टाफ है लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ है उनके बच्चों को एक्स्ट्रा क्या वेटेज दिए जाते हैं उनके लिए आप देखो। फिर अगर आप स्पोर्ट्स से हो, NCC से हो, तो उनके लिए भी आपको क्या रिजर्वेशन स्पेशल क्या वेटेज दिया जाता है, आप उन सबको देखो। यहाँ पे वेटेज वाला सिस्टम है, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पूरा आपका वेटेज वाला सिस्टम दे रखा है, तो इन सब चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है कि क्या क्या प्रोग्राम है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो हमें जाना है LLM के प्रोग्राम्स पे। तो आप यहाँ देखो कि फैकल्टी ऑफ लॉ में क्या है, आपका LLB है, LLM है। LLM में हमें देखना है क्या है, कैसे यहाँ का प्रोसेस है। तो आप देखिए LLM के लिए क्या है प्रोग्राम। LLM में हमारा 4 सेमेस्टर होगा और टोटल सीट कितने हैं 60, ओनली 60 सीट्स हैं यहाँ पे, और रेगुलर टाइप होता है।
और इसकी फीस कितनी है। एलएलएम की फीस हमारी 6545 है टोटल फीस। और स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए, तब के एलएलबी में जो ओबीसी जनरल कैटेगरी के उनके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए एलएलबी के, और जो एससी एसटी है उनके लिए 48% मार्क्स होने चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो द एंट्रेंस टेस्ट विल कंप्रोमाइज ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 90 मिनट्स, यानी कि हमारा 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, और वो टाइम कितना होंगे, तो 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। यानी कि आपका टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, आपका टोटल क्वेश्चन हो गया 100, एंड टाइम आपको कितना दिया गया इसके लिए, 90 मिनट का। अब यहाँ पे देखो आपके एलएलएम प्रोग्राम के सिलेबस दे रखे हैं कि इन सारे सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन रहेंगे। फिर आगे आपको यहाँ पे मार्किंग पैटर्न दे रखा है कि क्या मार्किंग स्कीम रहती है। तो इच क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स, जितने भी आपके करेक्ट क्वेश्चन होंगे, एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, एंड कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। सिलेबस पे हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन सारे सब्जेक्ट से हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। अब यहाँ पे आपका दे रखा है कि रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉर्म सबमिशन, आपके फॉर्म फिल जो करोगे उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, तो ये पूरे लिस्ट दे रखे हैं। आप इस चीज़ को देखो, यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का फी दे रखा है, आपको आईडी प्रूफ चाहिए, सिग्नेचर फोटो कितने केबी के चाहिए वो दे रखे हैं, आपके एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, साथ ही जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो भी कोई एक्टिव नंबर आप दीजिए। फिर आपको यहाँ पे आधार नंबर, वैलिड कोई ईमेल आईडी वगैरह आपको सब कुछ देना है, और ये समर्थ पोर्टल से आपका होगा। तो सारा चीज़ आपका यहाँ पे दे रखा है। अगर कोई बच्चे किसी एक्स्ट्रा कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वगैरह, तो उनको वो सब बना के रखना होगा, वो सब आपको लगाना होगा, अभी लगाना होगा, काउंसलिंग में लगाना होगा, तो हर जगह ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ आप ज़रूर बना के रखिए। तो आपको जो ईडब्ल्यू कैटेगरी के, तो उनको अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब जैसे ओबीसी वगैरह में नॉन क्रीमी लेयर वगैरह का जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है, तो वो सब आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका टोटल दे रखा है कि अगर आप किसी चीज़ का लाभ लेना चाहते हैं तो आप क्या क्या सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा किस कैटेगरी में, तो वो सब यहाँ पे आपको दे रखा है। आपको फॉर्म फिलिंग गाइडलाइंस दे रखे हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करने हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है। तो आप इन सब चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िए। इनफैक्ट आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दे रखा है कि आप कैसे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जाओगे, कैसे क्या प्रोसेस करना है, सारा चीज़ यहाँ पे दे रखा है। देख लो आप, स्टेप 1 में आपको दे रखा है कि जनरेशन ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, आप LURN पे जाओ, फिर कैसे आप अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करोगे वो सब दे रखा है। देन आपको फॉर्म फिलिंग का क्या प्रोसेस है वो भी दे रखा है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या सब देना है वो दे रखा। आपको स्टेप 4 में अपलोड फोटो सिग्नेचर करना है। देन आपको प्रीव्यू दिया जाएगा पूरा, आप उसमें चेक करो कि क्या कैसे है, आपने कुछ गलत किया है तो सब चेंज करो। देन आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है वो सबमिट करो। और कैसे सबमिट करोगे, तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी चीज़ से कर सकते हो। एंड देन लास्ट आपका 7th स्टेप है, जो लास्ट है, आप प्रिंट कर लो अपना एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे जो इम्पोर्टेंट नोट है, ध्यान देने की चीज़ ये है आपके लिए कि अगर आपका पेमेंट हो जाता है बट अपडेट नहीं होता है, तो आप इमीडिएटली कंटेक्ट करो 72 आवर्स बिफोर कंटेक्टिंग द टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर, इतना ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तो आप ये चीज़ को बहुत ध्यान से देखना कि अगर आपका पेमेंट कट जाता है और वहाँ पे अपडेट नहीं होता तो आप ज़रूर कंटेक्ट करो, और कितने टाइम के अंदर आपको करना है ये भी आपको दे रखा है यहाँ पे। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है, जैसे हिंदी में लखनऊ विश्वविद्यालय कहते हैं, इंग्लिश में से हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कहते हैं। यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, ये अपने 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। एक्चुअली ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है यूपी में। तो अगर जो भी बच्चे LLM अपना परस्यू करना चाहते हो वहाँ से, तो ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ से LLM कर सकते हो। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। तो इसकी ये 1920 में एस्टेब्लिश हो चुका था। हमने अभी ओवरऑल डिस्कस किया कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 24/4/25 से स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट हमारा है जिसका लास्ट डेट हमारा है 15/6/25 तक। तो हमें इससे पहले अपना फॉर्म फिल कर लेना है। एंड देन हमने देखा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कि एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो एंट्रेंस एग्जाम में हमारा MCQs होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन के लिए हमें 2 मार्क्स दिए जाते हैं, एंड कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग।
कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इन क्वेश्चन के लिए हमारे पास 90 मिनट दिया जाता है। तो हमारे पास 90 मिनट होता है जिसमें हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट्स एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा हो आप पहले उसको सॉल्व करना, देन जो जिस पे थोड़ा बहुत डाउट हो आप फिर उसको सॉल्व करना, और जिस पे बिल्कुल भी ना आ रहा उसको भी आपको नहीं छोड़ना है। जिस पे भी आपको डाउट लगे कि ये आंसर हो सकता है आप उसको टिक कर लेना, लेकिन छोड़ के मत आना। बट अभी आपके पास काफ़ी समय है, 20 दिन 25 दिन काफ़ी होते हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करो ताकि आपके साथ ऐसा कोई क्वेश्चन ना आए जो ऐसा लगे कि हमने तो कभी इसको पढ़ा ही नहीं। होता है कभी कभी कोई क्वेश्चन पढ़ने से डाउट होता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। बट आप तैयारी ऐसे रखो कि भले कंफ्यूजिंग हो लेकिन हमारा क्वेश्चन ना छूटे, हम कंफ्यूजन होने के बावजूद भी उस क्वेश्चन को टिक करके आए। और हमें तैयारी इस लेवल की रखनी है कि कंफ्यूजन क्वेश्चन भी हमारा सही हो जाए। तो अभी काफ़ी समय है, आप अपने तैयारी को बेस्ट कीजिए। अब हम सिलेबस को इन डिटेल देखेंगे कि हमें हमारे जो सब्जेक्ट दिए गए हैं सिलेबस में, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फैमिली लॉ में हमारा हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ आएगा, एंड देन हमारा लॉ ऑफ क्राइम में हमें BNS पूछा जाएगा। बट हमें क्या करना है, कॉम्परेटिव सेक्शन वगैरह याद रखने, पनिशमेंट जो घटाए बढ़ाए गए वो चीज़ थोड़ा कॉम्परेटिव याद रखना होगा। IPC और BNS के कंपेरिजन, IPC और BNS का थोड़ा हमें कॉम्परेटिव स्टडी करना होगा। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, एंड देन हमारा लास्ट में इंटरनेशनल लॉ है। तो टोटल हमारा 8 पेपर हो जाता है और इससे हमारा 100 क्वेश्चन होता है। तो यानी अप्रॉक्स हमारे हर सब्जेक्ट से 12-13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक दो ऊपर नीचे हो जाता है। तो हर सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे अमाउंट में पूछे जाएंगे। तो आप हर सब्जेक्ट को इक्वली तैयार रखना, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं। जैसे कि आपका इंटरनेशनल लॉ हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, तो काफ़ी बच्चे इन दोनों पेपर को उतने अच्छे से तैयार नहीं करते क्योंकि एकेडमिक में भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रहे होते हैं, और लास्ट टाइम पे भी जाके लगता है कि अरे इस पेपर से हो नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आप इसको थॉरोली एक बार पढ़ो और देन आप इसके MCQs लगा लो, काफ़ी MCQs लगा लो जूरिस्प्रूडेंस के और इंटरनेशनल लॉ के, तो आपके कवर हो जाएंगे। आप एक बार बस थॉरोली पढ़ लेना। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको भी बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो सके कि आपको करना क्या है, ना पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं जूरिस्प्रूडेंस। सबसे पहले हम जूरिस्प्रूडेंस में आप नोट डाउन करते जाना, जैसे कि मैं बताऊंगी कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। वैसे अगर आप कहोगे तो सिलेबस वाइज जितने सब्जेक्ट दिए गए इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगी। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जैसे कि हमारा जूरिस्प्रूडेंस है, तो जूरिस्प्रूडेंस में हमें मीनिंग देखना है कि जूरिस्प्रूडेंस किस वर्ड से बना है, इसका क्या मीनिंग है, इसका लीगल मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, तो ये चीज़ें हमें देखना है। फिर हमें जूरिस्प्रूडेंस में देखना है कि जो डिफरेंट जूरिस्ट होते हैं उनके क्या ओपिनियन है जूरिस्प्रूडेंस के डेफिनेशन को लेके, वो सारे डिफरेंट जूरिस्प्रूडेंस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। फिर इसमें हमें स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस देखना है, देन हमें सोर्सेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस देखना है। उसके बाद हमें इसमें क्या देखना है, लीगल राइट और ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसके क्या, जो उनके लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के कॉन्सेप्ट को देखना है। उनमें जूरिस्ट जो भी हैं लीगल राइट एंड ड्यूटीज़ के, वो उनका क्या ओपिनियन है, लीगल राइट एंड ड्यूटीज़ में वो क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, तो हमें उस चीज़ को देखना है। सोर्सेज में हमें देखना है मेनली इसमें हमें जो देखना है वो हमें देखना था कस्टम, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन के बारे में। एंड देन हमें इसमें देखना है जो लीगल पर्सन पर्सनालिटी वाला टॉपिक है वो कवर करना है कि हाउ डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल पर्सन, जो लीगल पर्सन है वो नेचुरल पर्सन से कैसे डिफरेंट है, तो ये चीज़ देखना है। फिर हमें थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में देखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, करेक्टिव जस्टिस, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, रेस्टोरेटिव जस्टिस वगैरह के बारे में हमें देखना है। फिर हमें ऑनरशिप पोजीशन से रिलेटेड चीज़ देखना है कि इनमें जो डिफरेंट जूरिस्ट होते हैं उनके क्या ओपिनियन है ऑनरशिप को लेके, पोजीशन को लेके। एंड फिर हमें लॉ एंड मॉरलिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि इसमें डिफरेंट जूरिस्ट का क्या ओपिनियन रहा है। फिर हमें केल्सन के प्योर थ्योरी पर डिस्कस करना है कि उनका क्या, केल्सन का प्योर थ्योरी क्या है, ग्रैंड नॉर्म क्या है उनके द्वारा जो दिया गया है, फिर उनका जो लीगल हायरार्की और कंसेप्ट है वो क्या है। फिर हमें रियलिज्म के बारे में थोड़ा सा देखना है कि वो जुडिशियल सिस्टम में क्या एम्फसाइज करते हैं। और फिर हमें जुडिशियल एक्टिविज्म देखना है कि रोल ऑफ जुडिशियरी क्या है। फिर हार्ट्स के कंसेप्ट को देखना है, जो उनका प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्सेप्ट दिया गया है उस चीज़
के बारे में पढ़ना है। फिर हमें थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में पढ़ना है, डिटेरेंट थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी और रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जो 3 पनिशमेंट है उनके बारे में देखना है। एंड देन हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखना है, जैसे क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं, तो जूरिस्ट के नाम, जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के कौन कौन से जूरिस्ट है और उनके क्या नाम, उनकी क्या ट्रेडिस बुक वगैरह वो क्या दिए हैं, और उनके स्टेटमेंट को, सबसे इंपॉर्टेंट उनके स्टेटमेंट को और उनके बुक को याद रखना है। ये सीधा सा क्वेश्चन है और इससे पूछे ही जाते हैं 1-2 क्वेश्चन, तो आप इस चीज को जरूर देख लेना। नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आप इस चीज को नोट डाउन कर लेना, मैं जो भी बता रही हूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लाएंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कि किस किस टॉपिक को कवर करना है, किसे छोड़ना है, इस रिलेटेड MCQs लाएंगे। और रही बात PYQs के, तो PYQs लखनऊ यूनिवर्सिटी के PYQs जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, कहीं भी आपको इसका PYQs नहीं मिलेगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम पेपर आउट नहीं करते, तो इसलिए इसका हमारे पास PYQs नहीं है। हमें सब्जेक्ट वाइज अपना तैयारी करना है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या लेफ्ट करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो हम MCQs लाएंगे सब्जेक्ट वाइज। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, तो मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगी, आप जरूर कमेंट करना। अब देखो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो सबसे मेन चीज क्या है ना कि इंपॉर्टेंट सेक्शन, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फैमिली लॉ हो गया, लॉ ऑफ क्राइम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इनफैक्ट इंटरनेशनल लॉ के जो UN चार्टर वगैरह के आर्टिकल है, तो आप इनके आर्टिकल सेक्शन को जरूर याद रखना। डायरेक्ट मार्जिनल नोट से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सेक्शन आर्टिकल जरूर याद रखना। एंड नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पे फोकस करना है, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड से काफ़ी कम क्वेश्चन होते हैं उसमें, जैसे कि इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इन सब का सेक्शन याद कर लेंगे। और उसमें जो राइट ड्यूटीज़ वगैरह होते हैं, किसकी क्या राइट ड्यूटीज़ है, तो उससे रिलेटेड सेक्शन तो वो कवर हो जाता है। आप इसके MCQs कवर कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जैसे उसका एक्ट नंबर वगैरह क्या, इन्फोर्समेंट डेट, इनैक्टमेंट डेट वगैरह आपको अच्छे से कवर करना है। फिर उसका आपको चैप्टर के नेम, सेक्शन, डेफिनेशन क्लॉज, स्पेशली डेफिनेशन क्लॉज जरूर याद कीजिएगा। डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चन जरूर बनाए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, तो आप कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के डेफिनेशन क्लॉज में जो डेफिनेशन दे रखे हैं, जैसे कंसिडरेशन वगैरह के, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, कब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो जाता है, तो उस डेफिनेशन का बहुत अच्छे से कवर करना। साथ ही आप इसमें डॉक्ट्रिन्स कवर कर लेना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो डॉक्ट्रिन्स दिए गए हैं उस डॉक्ट्रिन से भी आपके क्वेश्चन जरूर रहेंगे। केस लॉज, कॉन्ट्रैक्ट के केस लॉज से काफ़ी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आप लैंडमार्क लीडिंग जो केस लॉज होंगे उनको आप जरूर कवर कीजिएगा। साथ ही आपको इसमें क्या करना है कि जो भी हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा उसका दृष्टांत कवर कीजिएगा। दृष्टांत से काफ़ी क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जिसके आपको BNS से, कॉन्ट्रैक्ट के, इनके दृष्टांत से काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दृष्टांत को जरूर कवर कीजिएगा जितना इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा उसका। अब आगे आपको इसमें कवर करना है एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ऑफर्ड, एक्सेप्टेंस, प्रपोजल, कंसिडरेशन, कंसेंट वगैरह क्या है ये चीज़। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना होगा कि वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, इन्फोर्सेबल, अनइन्फोर्सेबल वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को। फिर आपको कौन सी कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इंडेसमेंट क्या है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना होगा कि रेमडीज, लाइबिलिटीज, इंजक्शन वगैरह क्या है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना होगा कि एग्रीमेंट, परफॉर्मेंस, फ्रस्ट्रेशन, ब्रीच, इन सब चीज़ के बारे में आपको कवर करना होगा। फिर इंडेमनिटी, गारंटी में अब क्या राइट, लाइबिलिटीज़ हैं पार्टीज के, उस चीज़ को कवर कीजिए। बेलमेंट प्लेज में जो बेलर, बेली, पावनर, पावनी के जो राइट ड्यूटीज़ है उस सेक्शन को और उनके राइट ड्यूटीज़ को कवर कीजिए। साथ ही एजेंसी में क्या, कब इसका क्रिएशन होता है, क्या ड्यूटीज़ होते हैं, क्या टर्मिनेशन होता है, कब इसका हम टर्मिनेट कर सकते हैं एजेंसी को कब हम टर्मिनेट कर सकते हैं, तो इन सब कॉन्सेप्ट का आप कवर कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देख लीजिए एग्जाम में कि एसेंशियल राइट्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। ई कॉन्ट्रैक्ट कवर कीजिए, ई कॉन्ट्रैक्ट से भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, तो आप ई कॉन्ट्रैक्ट को कवर कीजिए, इसका फॉर्मेशन, इन्फोर्सेबिलिटी वगैरह क्या है। एंड उसके बाद आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स आ जाता है नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका। लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो आपका मेनली केस लॉज बेस्ड है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स जब आप कवर कीजिएगा तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा केस लॉज कवर करने होंगे, जैसे कि इसमें आपको प्रिवी काउंसिल, हाउस ऑफ लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जो जजमेंट है आप इस चीज़ को जरूर कवर कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो भी लीडिंग लैंडमार्क जजमेंट होते हैं उस चीज़ को तो डेफिनेटली टच कीजिएगा ही, उससे क्वेश्चन जरूर रहते हैं।
तो इसमें हमें टॉर्ट्स की क्या मीनिंग है और उस चीज़ को कवर करना है। इसके लॉ ऑफ टॉर्ट्स के इंपॉर्टेंट जो मैगजीम पूछे जाते हैं उस मैगजीम को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। फिर डेफिनेशन, डिफरेंट जूरिस क्या डेफिनेशन देते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में, कौन इसको लॉ ऑफ टॉर्ट कहते हैं, कौन लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहते हैं, इस चीज़ का किन का पिजन होल थ्योरी है, किन का यूटिलिटी थ्योरी है। फिर रॉन्ग के बारे में डिस्कस करना है कि प्राइवेट रॉन्ग क्या है, पब्लिक रॉन्ग क्या है। प्राइवेट रॉन्ग में हमें एक्स डेलिक्टो वगैरह को देखते हैं, एक्स कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह को देखते हैं, तो वो चीज़ कवर करना है। साथ ही हमें इंजुरी एक्स डेलिक्टो के बारे में पढ़ना है। फिर हमें कुछ डैमेजेस के टॉपिक को कवर करना है, क्या कि ये लीगल इंजरी, एक्चुअल इंजरी का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसमें हमें ग्रोसिस्टिंग ग्रामर स्कूल का केस देखने को मिलता है, एसपी वर्सेस वाइट का केस देखने को मिलता है। साथ ही हमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्ट के बारे में पढ़ना है कि क्या ड्यूटी, ब्रीच, डैमेजेस वगैरह है इसके। फिर जनरल डिफेंसेस के बारे में पढ़ना है कि एक्ट ऑफ गॉड, वैलिडिटी, नॉन इंजूरिया, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वगैरह का क्या जनरल डिफेंस है, तो उस चीज़ को कवर करना है। साथ ही हमें जॉइंट टॉर्ट फीचर को पढ़ना है कि कब जॉइंटली लाइबल होते हैं जो टॉर्ट फीचर होते हैं वो। फिर नेग्लिजेंस के टॉपिक को कवर करना है कि इसके एलिमेंट डिफेंसेस क्या है। न्यूसेंस के टॉपिक को कवर करना है कि पब्लिक प्राइवेट न्यूसेंस क्या है। डेफामेशन को कवर करना है। ये लाइबल सिलेंडर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, लाइबल सिलेंडर वाला कॉन्सेप्ट को आप जरूर देख लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन डेफिनेटली रहते हैं। फिर इसके जो डिफेंसेस वगैरह उसको देखिए। फिर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, विकेरियस लाइबिलिटी वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी वाला जो है, इन सब चीज़ को कवर कीजिए। विकेरियस लाइबिलिटी में जनरली पीपल अपने जो टॉर्ट फीचर होते हैं, विकेरियस लाइबिलिटी में कोई भी इंसान खुद के लिए लाइबल तो होता है, इंसान अपने कृत्य के लिए लाइबल होता है, दूसरों के लिए नहीं होता, ये हमारा जनरल रूल है। लेकिन जब हमारा विकेरियस लाइबिलिटी होता है तो इसमें हम एक्सेप्शनली दूसरे के कृत्य के लिए भी लाइबल हो जाते। तो कब हो जाते? जब हमारे और उसके बीच कोई रिलेशन होता है। रिलेशन कैसा? तो लीगल रिलेशन होना चाहिए, तब हम लाइबल हो जाते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल एजेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का रिलेशन होता है। साथ ही हमें मेलिशियस प्रोसिक्यूशन वाले टॉपिक को कवर करना है। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस को करना है। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में कुछ लीगल टेस्ट वगैरह के बारे में उस चीज़ को डिस्कस करना है। साथ ही हमें ट्रेस पास वाले टॉपिक को कवर करना है। ट्रेस पास टू बॉडी क्या है, ट्रेस पास टू प्रॉपर्टी वगैरह को देखना है। फॉल्स इम्प्रिजमेंट में जो हमें एसेंशियल डिफेंसेज है उसको, जैसे कि हमारा मेहेम, असॉल्ट, मेहेम है हमारा, फिर हमारा असॉल्ट है, बैटरी है, तो इस सब चीज़ को हमें कवर करना है। साथ ही हमें नर्वस शॉक वाला जो है लाइबिलिटी फॉर मेंटल पर्सन के लिए जो है कि अगर हम किसी का मेंटल हार्म करते हैं नर्वस शॉक के लिए हम कब लाइबल होते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाले को ज़्यादा कवर नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, कभी कभार एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप प्रोडक्ट लाइबिलिटी राइट्स देख लेना कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में हमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों को कवर करने होंगे। हम जो में सबसे मोस्टली चीज़ कवर करना है वो हमारा जो एक्ट दिया गया है हिंदू लॉ में, हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, गार्जियनशिप एक्ट वगैरह। तो इन एक्ट के नेम वगैरह, इसके सेक्शन वगैरह को याद करना है और इसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उस चीज़ को कवर करना है। ग्राउंड्स वगैरह को, क्या मेंटेनेंस वगैरह का राइट है, इन सब चीज़ को कवर करना है। साथ ही हमें जो लैंडमार्क लीडिंग केस लॉज है उनको देखना है। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ देखना है। इनके कुछ रिसेंट अमेंडमेंट वगैरह जैसे कि तलाक वगैरह से रिलेटेड जो है, एडॉप्शन से रिलेटेड जो केस लॉज है, इन चीज़ को कवर करना है। साथ ही हमें सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ का कवर करना है। और जो हिंदू लॉ है वो पर्सनल लॉ, पर्सनल मैटर पर अप्लाई करता है। तो पर्सनल मैटर क्या है? आगे अब हमारा जैसे कि मुस्लिम लॉ है, तो मुस्लिम लॉ में हमें जैसे कि पर्सनल लॉ है, पर्सनल मैटर पर अप्लाई करता है। तो मुस्लिम लॉ में पर्सनल मैटर क्या है, मुस्लिम कौन है, इसमें सोर्सेज में प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, कुछ रिसेंट जो अमेंडमेंट वगैरह है उस सब चीज़ को आप देखिए। स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ देख लीजिए। साथ ही लैंडमार्क जजमेंट वगैरह को देख लीजिए, जैसे कि ट्रिपल तलाक वगैरह से जो है बिटवीन कुरान प्रॉफिट क्या है, जैसे कुरान क्या है, मुस्लिम के लिए कुरान क्या वैल्यू रखता है, प्रॉफिट क्या है, इनके बीच का संबंध क्या है, प्रॉफिट कौन थे। मुस्लिम लोग इतने सारे एक्ट्स वगैरह हैं, उनके ईयर नेम को आप याद रखिए। इन्फोर्समेंट डेट वगैरह देख लीजिएगा। केस लॉ जो भी मिलाफाइड कन्वर्जन वगैरह से रिलेटेड आप इस चीज़ को कवर कीजिए। मैरिज, निकाह वगैरह से जो डेफिनेशन वगैरह, डिफरेंट जूरिस्ट का एसेंशियल टाइप्स है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वगैरह के लिए उस चीज़ को कवर कीजिए। डाइवोर्स तलाक का क्या टाइप से रिलेवेंट से एक्ट वगैरह जो अमेंडमेंट वगैरह उसको कवर कीजिए। डावड मेहर को कवर कीजिए। एंड साथ ही आप जैसे डावड मेहर में क्या डेफिनेशन वगैरह है, कितने टाइप्स के होते हैं। इद्दत को कीजिए कि हाउ टू कंपेयर इद्दत पीरियड कब से काउंट किया जाता है, पीरियड ऑफ इद्दत क्या है, में जैसे सुन्नी से अल्लाह में क्या डिफरेंसेज है इद्दत पीरियड को लेके।
निकाह में, डाइवोर्स के, इन सब चीज से रिलेटेड क्या डिफरेंस है जैसे यहाँ सुनने को उसको कवर कीजिए। ऑप्शन ऑफ प्योरिटी क्या है, ऑप्शन ऑफ प्योरिटी से क्वेश्चन जरूर रहते हैं, तो ऑप्शन ऑफ प्योरिटी को देख लीजिए आप। फिर आपका मेंटेनेंस वाला प्रोविजन आता है कि राइट अंडर रेलिवेंट लॉज, देखिए कि किस किस लॉज में मेंटेनेंस की राइट दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं, किसको नहीं दिए गए हैं। गार्जियनशिप वाला प्रोविजन देखिए कि टाइप्स एंड ड्यूटीज क्या है गार्जियन के। सक्सेशन के प्रोविजन को देखिए कि रूल ऑफ शेयर जैसे मेडिस्टेन किंडर्ड वगैरह वर्ड यूज हुआ है उसको कवर कीजिए। गिफ्ट हिबा जो है, हिबा के एसेंशियल रिवोकेशन को देखिए, वक्त को देखिए कि कब क्रिएशन होता है, इसका मैनेजमेंट होता है, कौन करता है। सुफा के बारे में देखिए, सुफा का क्या अधिकार है, किसको शर्त क्या है। बिल वगैरह के बारे में देखना है, क्या लिमिटेशन है, एग्जीक्यूशन है, कितने क्या हम सारे प्रॉपर्टी को विल कर सकते हैं या फिर हमें कुछ बचा के रखना है अपने लीगल हीयर्स के लिए, तो उसको देखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा कवर करना है। साथ ही हमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज रिटर्न का जो प्रोविजन है उसको कवर करना है। एरियत से क्वेश्चन जरूर रहता है तो आप एरियत को कवर कीजिए। फिर हमारा पॉलीगेमी आता है तो पॉलीगेमी का रिलेवेंट प्रोविजन वगैरह जरूर देखिए कि जैसे अब आपका बीएनएस आ जाता है, लॉ ऑफ क्राइम। बीएनएस में हमें जो कवर करना है जैसे इसका डेट, इनैक्टमेंट, बिल वगैरह के बारे में कि कब पहला बिल पेश किया गया, कब इसको एसेंट मिला, कब इन्फोर्स हुआ, तो इन सब चीज के बारे में हमें देखना है। साथ ही इसमें हमें कंपैरेटिव स्टडी करना है बीएनएस और आईपीसी का, कि इसमें तो कंपैरेटिव एनालिसिस जब हम करेंगे तो उसमें इंपोर्टेंट सेक्शन जो होंगे उनके हमें मार्जिनल नोट को देखना है और क्या ऑफेंसेस में पनिशमेंट वगैरह में क्या घटाया बढ़ाया गया, तो इस प्रोविजन को थोड़ा सा देख लेना है। तो अब हमें बीएनएस में क्या कवर करना है, तो इसका जो चैप्टर सेक्शंस के नेम है जो इंपोर्टेंट उस चीज को आप कवर कर लीजिए। साथ ही जो मेजर ऑफेंसेस वगैरह ऐड किए गए हैं उनके क्या पनिशमेंट में इनहांस वगैरह किया गया उसको आप कवर कर लीजिए। जनरल एक्सेप्शन को कवर कर लीजिए जैसे कि मिस्टेक, एक्सीडेंट, इंसेनिटी वगैरह है उसको कवर कीजिए। साथ ही इसमें आपको जो कवर करना है मेजर ऑफेंसेस में वो आपको अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंसेस अगेंस्ट अ स्टेट, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी प्रॉपर्टी, सेक्सुअल ऑफेंस, डिफमेशन, चीटिंग, फ्रॉड, और साथ ही आपको टाइप्स ऑफ पनिशमेंट देखना है, सेंटेंसिंग गाइडलाइन वगैरह क्या है उस चीज को। नेक्स्ट आपको अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस स्टेजेस वगैरह को देखना है। साथ ही आपको कॉमन इंटेंशन एंड ऑब्जेक्ट को देखना है कि कब हम कॉमन इंटेंशन के द्वारा जॉइंट लाइबिलिटी के तहत लाइबल हो जाते हैं। न्यू प्रोविजन जो ऐड वगैरह हुआ है, पनिशमेंट इनहांस, डेफिनेशन ऑफेंस, उसको कवर कीजिए। रिपील सेविंग के प्रोविजन को जरूर याद कीजिए कि किसको ये रिवील किया है और क्या सेव किया गया है बीएनएस में। साथ ही आपका आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया में आपको कवर जो करना है उसमें आपको मेनली जैसे कि चैप्टर का जो भी पार्ट्स वगैरह के नेम याद कर लीजिए। पहले कितने शेड्यूल थे, अब कितने शेड्यूल हैं, तो इस चीज को कवर कर लीजिए। साथ ही इसमें आपको शेड्यूल के नेम्स वगैरह कुछ इंपोर्टेंट्स देख लीजिए और कुछ सारे अमेंडमेंट नहीं देखने, कुछ इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स को कवर करना है। लैंडमार्क लीडिंग केस लॉज इंपोर्टेंट है, इसके कवर कीजिए। अब हमारा इसमें जो कवर करना है जैसे कि प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, सेपरेशन ऑफ पावर की एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव में क्या सेपरेशन ऑफ पावर वगैरह क्या प्रोविजन दिया रखा है, किस आर्टिकल में दे रखा है उसको देखिए। फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट देखिए। जुडिशियरी को देखिए कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट किस तरह से रोल करता है, इसका क्या आर्टिकल है, क्या पावर वगैरह है। एग्जीक्यूटिव के पावर को देखिए। जैसे इमरजेंसी प्रोविजन को देखिए, जैसे 352 से 60 तक में कौन कितने टाइप की इमरजेंसी है, कौन लगा सकता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। फिर एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखिए जिसमें का आर्टिकल 368 आता है, इसका प्रोसीजर वगैरह है, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन वगैरह कब प्रतिपादित किया गया, ये सब चीज को आप कवर कीजिए। पार्लियामेंट प्रिविलेजेस देखिए, स्कोप रिस्ट्रिक्शन वगैरह क्या है। इलेक्शन कमीशन देखिए, पीआईएल रीट एंड पार्ट 22 जरूर देखिए। इसका मेनली जो आर्टिकल देखना है वो आपको ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी वाला प्रोविजन याद रखना है और साथ ही आपको रिपील्स का जो प्रोविजन है उसमें कि किसको रिपील किया गया है इन चीज को कवर कर लीजिए। अब आपका नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ में आपको किस किस मेन टॉपिक को कवर करना है वो मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ तो काफ़ी बच्चों का अच्छा होता ही नहीं और वो करना भी नहीं चाहते, तो आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, आप उतने टॉपिक को जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए हम बता रहे हैं आपको किस किस चीज़ को कवर करना है इसमें। तो हमें इसमें कवर करना है सबसे पहले सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को कवर करना है। फिर हमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो यूनाइटेड नेशन चार्टर हैं, यूडीएच चार्ट हैं, इम्पोर्टेंट ट्रिटीज वगैरह हैं, कैसे इम्पोर्टेंट ट्रिटीज जो हैं कैसे इम्पोर्टेंट ट्रिटीज जो भी हैं वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं।
और ट्रीटीज का फॉर्मेशन, टर्मिनेशन, इंटरप्रिटेशन वगैरह कवर करना है। स्टेट सॉवरेनिटी एंड जुरिस्डिक्शन रिलेटेड टाइप्स एंड लिमिट्स को देखना है। रिकॉग्निशन वाले टॉपिक को कवर करना है, क्या थ्योरीज इफेक्ट है। फिर हमें रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखना है, जिसमें हमें यूएन, आईसीजे, यूनेस्को, इन सब के बारे में पढ़ना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, आईएलओ, आईसीएसई वगैरह को कवर करना है। फिर हमारा ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, जिसमें हमें यूडीएचआर, एनएचआरसी, आईसीसीपीआर वगैरह, आईसीएसई आर वगैरह जो है उसको कवर करना है। फिर एक्स्ट्राडिशन वाले टॉपिक को कवर करना है। यूएन चार्टर के रूल्स, उनके जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको कवर कीजिए। जिनेवा कन्वेंशन को देख लीजिएगा। फिर आपका लॉ ऑफ द सी वाला टॉपिक जो आता है उसको कवर कर लीजिएगा। गिटेटोरियल वाटर, यूएन कन्वेंशन, कंडीशनल सेल्फ वगैरह क्या है। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आता है वो, जैसे कि इसमें आपको काल्वो क्लॉज वगैरह आता है, उसको कवर कर लीजिएगा। फिर आपको क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह जो आता है उस चीज़ को देख लीजिए। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ, कैसे इन्वायरमेंटल लॉ में हेल्प करता है, इन्वायरमेंट के लिए ट्रीटीज, प्रिंसिपल वगैरह क्या है, सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट वगैरह उसको कवर कर लीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो रिपीटेड बार पूछे जाते हैं, तो वो केस लॉज का मैं नाम बोल रही हूँ, आप नोट कर लेना। जैसे कि आपका निकारागुआ वर्सेस यूएसए का केस है, जिसको हम लोटस केस के नाम से भी जानते हैं। कॉर्फू चैनल केस है। फिर आपका एंग्लो-नॉर्गियन फिशरीज केस आता है। एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी केस है। आइसलैंड ऑफ पामर्स आर्बिट्रेशन केस लॉज है। तो इन सब चीज़ को आप कवर कर लेना। सिलेबस में टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, 12-13 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। टाइम अभी है, बहुत कम नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, बट लिमिट में टाइम है, तो आप इसको प्रॉपर यूज करो तो आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। आई होप कि हमने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिया, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बट अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपका ज़रूर जवाब देंगे। और साथ ही आपको जो भी वीडियोज़, MCQs वगैरह चाहिए, आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए लाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। जहाँ तक हमसे हो सकता है हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हम आपकी हेल्प करें। तो चलिए, तो फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ, MCQ सीरीज हो या फिर इंपोर्टेंट सेक्शन आर्टिकल वाला सीरीज हो, वन लाइनर सीरीज हो, जो भी हो, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल द बेस्ट टू ऑल एस्पिरेंट्स जो भी LU LLM एंट्रेंस को क्रैक करना चाहते हो।